हेलो बच्चों। मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। और एडुहैब की तरफ से मैं तुम्हें ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ वेक्टर्स पे। हमने पिछली क्लास में वेक्टर एडिशन के तीन टेक्निक देखे। एक था ट्रायंगल लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ जो बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह था, फिर एक था पॉलीगन लॉ। ठीक है। बट आज हम जो देखेंगे ये है सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक, वेक्टर्स ऐड करने का। ठीक है। तो चलो, और इसका नाम क्या है, हम इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। ये है इस टेक्निक का नाम। मैं तुम्हें ये आगे भी समझा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है। बट अभी इसमें पहले तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चीज है जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अम, तो समझाने के पहले एक एक चीज तुम्हें पहले एक तो बता देता हूँ कि एक अपना इम्पोर्टेंट सा ट्रायंगल है। ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रायंगल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है अपना 3-4-5 ट्रायंगल। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। 3-4-5 ट्रायंगल। अच्छा, ये 3-4-5 ट्रायंगल पहले तो क्या है? ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। तुम्हें शायद पता होगा कि 3-4-5 को एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब तीन तीन नंबर का कलेक्शन। और पाइथागोरियन मतलब जो पाइथागोरस लॉ को फॉलो करता है। पाइथागोरस लॉ क्या कहता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो 3-4-5 वाला ट्राइंगल में ये तीन नंबर वो लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे तुम ये सोचो, इसमें से ऑफकोर्स हाइपोटेनस कौन सा होगा? 3-4-5 में बड़ा वाला होगा, है ना। तो तुम देखो 5 का स्क्वायर कितना है? 25। और फिर इनमें से एक मान लो 3 है, एक मान लो 4 है। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9। 9 और 16 मिलके 25 बनता है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर बनता है। ये अपना पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। ये अपना ट्राइंगल के साइड्स हो जाएंगे 3-4-5। ठीक है, मतलब ये तो ठीक है, इजी था। बट इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मैं तुम्हें याद करने को बोल रहा हूँ, वो है इस ट्राइंगल के एंगल्स। वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स एक तो 90 डिग्रीज होने वाला है हमेशा। ठीक है। बट अभी इनके जो बाकी जो एंगल्स है, एक है 90, दूसरा है 53 डिग्रीज। ठीक है। और तीसरा है 37 डिग्रीज। एक याद किया तो दूसरा भी आ जाएगा। कैसे? इन दोनों का सम तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों मिलके 90 बन जाते हैं। 37 प्लस 53 90 है। ठीक है। अब तो इनमें से एक एंगल 53 है, एक एंगल 37 है। वो नंबर्स याद कर लो। और फिर इनमें से कौन सा 37 है, कौन सा 53 है, वो कैसे देखेंगे? तो थ्री छोटे साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो छोटा एंगल होगा। तो 3 के ऑपोजिट होगा 37 डिग्रीज, और 4 के ऑपोजिट बड़ा एंगल होगा। तो 4 के ऑपोजिट होगा 53 डिग्रीज। छोटा साइड के ऑपोजिट छोटा एंगल, बड़ा साइड के ऑपोजिट बड़ा एंगल। तो ये है अपना 3-4-5 वाले ट्राइंगल के एंगल्स। ठीक है। अब इसमें इसमें ये एंगल्स का तुम्हें अभी साइन और कॉस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल साइन 37 डिग्रीज कितना होगा? इसी ट्राइंगल से देख लो। साइन 37 डिग्रीज होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 37 होगा, बिल्कुल हाँ, 3/5। अच्छा, कॉस, कोई तो एंगल का कॉस 3/5 होने वाला है, वो कौन सा होगा इस ट्राइंगल से? 53 डिग्रीज का कॉस, क्योंकि कॉस 53 हो जाएगा adjacent। adjacent मतलब बगल वाला। ठीक है। तो cos 53 होगा बगल वाला अपॉन हाइपोटेनस। बगल वाला अपॉन हाइपोटेनस, तो cos 53 होगा 3/5। और शायद तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता होगा कि साइन, है ना, इनको जैसे ये जो दो एंगल हैं इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो समेशन होता है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्रीज होता है, जिनका सम 90 डिग्रीज होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर एक एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो दूसरा एंगल होता है 90 डिग्रीज माइनस थीटा। दूसरा एंगल होगा 90, तो एक डिग्रीज माइनस थीटा। तो एक 37 है, एक 53 है। और एक इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है जो शायद तुम्हें पता होगा, और वो प्रॉपर्टी है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बराबर होते हैं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बराबर होते हैं। मतलब साइन ऑफ 37 अपने आप कॉस 53 होगा, और कॉस ऑफ 37 अपने आप कॉस ऑफ 37 अपने आप साइन 53 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन बराबर होगा। ये तुमने उसमें देखा होगा, साइन 60 कॉस 30 बराबर होता है √3/2। साइन 30 कॉस 60 बराबर होता है 1/2। एंड साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है साइन 0 कॉस 90 बराबर होता है साइन 90 कॉस 0 बराबर होता है। वैसे तो साइन 53 कॉस 37 बराबर होंगे, और कितना होगा, तो साइन 53, देखो साइन 53 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन 53 हो जाएगा 4/5। कॉस 37 भी सोच के देख लो, कॉस 37 होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 37 डिग्रीज भी हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है साइन और कॉस जानना। और आखिरी वाला है टैन। साइन कॉस टैन पता चल गया तो कॉट वगैरह पता चल जाएगा, है ना? क्योंकि कॉट कोसेक सेक इनके रेसिप्रोकल्स होने वाले। तो टैन का भी देख लो, टैन 37 डिग्रीज, टैन 37 हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन 37 हो जाएगा 3/4। ठीक है, एंड टैन 37 और पता है तो ऑटोमेटिकली कॉट भी मिल जाएगा। जैसे एक बार ये जो रिश्ता है ना साइन और कॉस के बीच में, यही रिश्ता टैन और कॉट के बीच में भी है। ठीक है, तो टैन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा। टैन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा, तो टैन 37 हो गया ऑटोमेटिकली कॉट 53 डिग्रीज। ठीक है, और टैन 53 डिग्रीज देख सकते हो वो हो जाएगा टैन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 टैन 53 हो जाएगा 4/3। ओके, तो ये तुम्हें प्लीज याद करना है, टैन 53 हो जाएगा कॉट 37। ये सब तुम ऑफकोर्स देख सकते हो। ठीक है, बट ये सब तुम्हें याद करना है। कैसे याद करना है, तो मैं ऐसे याद करता हूँ। देखो साइन जब याद करोगे ना, 3/5 4/5 ऐसे दो नंबर याद कर लो। साइन में क्या होता है, छोटा एंगल का आंसर छोटा होता है। तो देखा होगा साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, साइन 91 होता है। तो साइन अक्यूट एंगल्स के लिए छोटा एंगल का साइन छोटा होता है। तो तुम्हें 3/5 याद है, 4/5 याद है, तो ऐसे याद कर लो, साइन 37 3/5 होगा, बट साइन 53 4/5 होगा। और कॉस का उल्टा होता है। कॉस के लिए होता है, कॉस बड़ा एंगल का कॉस छोटा होता है, कॉस 60 डिग्रीज हाफ, कॉस 30 डिग्रीज √3/2। तो बड़ा एंगल का कॉस छोटा होता है, तो कॉस 53 3/5, कॉस 37 बड़ा 4/5, वैसे याद कर लो। और साइन और कॉस याद कर लिया तो टैन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि टैन 37 हो जाएगा साइन 37 बाई कॉस 37। तो इनको डिवाइड करके देख सकते हो, 3/5 4/5 कट के 3/4 आ जाएगा। एंड टैन 53 उसका उल्टा, तो टैन 53 हो जाएगा 4/5/3/5 साइन 53/cos 53। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल के एंगल्स तुम्हें बताना था। अच्छा, एक और चीज तुम्हें बताना था, वो है अम, हाँ, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में लास्ट क्लास में भी बता दिया, इधर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में चले जाएंगे। तो एक है थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसका देखो काम क्या है।
ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऐसा रैंडम सा ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, और इसके कुछ अभी चलो ये वाला लेते हैं, 12 5 13, 12 5 13। ये भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 हो जाता है 13 का स्क्वायर। तो ये भी क्या बोलते हैं, ये भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, ये भी एक राइट एंगल है। अब अगर मैंने पूछा ना थीटा का वैल्यू कितना है, तो अब ऐसा तो हर चीज थोड़ी रटने वाले, तो मैं वो 3 4 5 का याद करना पड़ेगा। 37 53 वो याद करना है, और बाकी 30 45 60 0 90 इनका साइन कॉस याद करना है। तभी हर चीज का थोड़ी साइन और कॉस याद करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एंगल देखो कैसे बताएंगे। हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि साइन थीटा क्या है। साइन थीटा है adjacent मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हो जाता है 5/13, साइन थीटा हो जाता है 5/13। ठीक है। तो थीटा वो एंगल है जिसका साइन, थीटा वो एंगल है जिसका साइन, ठीक है, वो एंगल है जिसका हुज गलत लिखा हूं, सर। वो एंगल है जिसका साइन है 5/13। तो थीटा वो एंगल है जिसका साइन है 5/13। ठीक है। तो ये जो मैंने ऐसा बड़ा, है ना, कोई पूछेगा थीटा क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, थीटा पता नहीं क्या है, बट थीटा वो एंगल है जिसका साइन है 5/13। ये अच्छा आंसर हो गया, वो एंगल है जिसका साइन है 5/13, है ना। तो बात सही है, मतलब ये एक अच्छा अच्छा तरीका हो गया थीटा का आंसर देने का। बट ये बड़ा सा इंग्लिश में लिखने की जगह इसके लिए मैथ्स में एक छोटा सा तरीका है लिखने का, और हम लिखते हैं ऐसा, साइन इनवर्स 5/13। ये एक नया फंक्शन है, ठीक है। साइन इनवर्स 5/13 ये क्या करता है ना, साइन का उल्टा काम करता है। साइन थीटा लेके 5/13 देता है ना, ये 5/13 आंसर लेके सवाल देता है, वैल्यू लेके एंगल देता है। ठीक है। तो साइन इनवर्स 5/13 थीटा हो गया। ये इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स 5/13, इसको पढ़ते वक्त ऐसे सोचेंगे, साइन इनवर्स 5/13 मतलब वो एंगल जिसका साइन है 5/13। तो ये थीटा को लिखने का एक तरीका हो गया। एक और तरीका तुम्हें बता देता हूँ, और दो तरीके बता देता हूँ। एक हो जाएगा कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा है 12/13, 12/13। तो फिर थीटा वो एंगल है, अब उल्टा कर लो, कॉस को इस तरफ लेके आओ। थीटा वो एंगल है जिसका कॉस 12/13 है। थीटा वो एंगल है जिसका कॉस 12/13 है। ठीक है। अच्छा ध्यान दो, ये रेस तो नहीं है, ये पावर नहीं है। ठीक है। हम ऐसा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा रेस टू 2। उनको पता है कि साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा रेस टू 3। तो फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने अभी अभी जो लिखा ना, अभी अभी जो लिखा वो हो जाएगा ऐसा साइन -1 थीटा। उनको लगता है कि ये साइन थीटा रेस टू -1, और फिर साइन थीटा रेस टू -1 मतलब उनको रेसिप्रोकल हो जाएगा, उनको लगता है ये कॉसेक थीटा है। नहीं, ठीक है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है। साइन इनवर्स थीटा एक नया फंक्शन है, इसका मतलब साइन थीटा रेस टू -1 नहीं है। ठीक है, नया चीज है। ये क्या करता है, ये वो एंगल, ये वो वैल्यू, मतलब वो चीज क्या बोलते हैं, वो एंगल देता है, वो एंगल देता है जिसका वैल्यू ये चीज हो। मान लो अपना वैल्यू x है, तो ये वो एंगल देगा जिसका वैल्यू x है। जैसे एक एक एग्जांपल, फिर वापस एक कॉस पे आ जाता हूँ। एक एग्जांपल है, क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तुम सोचो, साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, वो एंगल जिसका साइन हाफ है। तो साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, 30 डिग्री, है ना। साइन इनवर्स हाफ होगा 30 डिग्री। वैसा ही कॉस इनवर्स के लिए भी बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स हाफ क्या होगा, वो एंगल जिसका कॉस हाफ है। तो ये उल्टा सवाल हो गया, है ना। किसका किस किस एंगल का कॉस हाफ है, 60 डिग्री। तो कॉस इनवर्स हाफ हो गया 60 डिग्री।
ठीक है। तो अभी कभी ऐसा 30 डिग्री 60 डिग्री हमें पता है, बट अगर है ना किस एंगल का कॉस हाफ है वो पता है, बट अभी किस एंगल का कॉस 12/13 है वो नहीं पता। तो एग्जाम में तुम क्या ऑप्शन टिक करोगे? कॉस इनवर्स 12/13, वो अपने आप उस एंगल को कन्वे कर देता है, मतलब अपने आप उस एंगल के बारे में बात कर लेता है जिसका कॉस 12/13 है। ठीक है। एक और आखिरी तरीका इसको लिखने का, टैन थीटा। टैन थीटा क्या है? टैन थीटा है ऑपोजिट बाय adjacent, 5/12, है ना। टैन थीटा है 5/12। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा वो एंगल जिसका टैन है 5/12। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा अभी, ये पूरा अभी तक रेजोल्यूशन और वेक्टर्स के साथ इसका संबंध नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। और इसका आज इस्तेमाल होगा कुछ एग्जाम्पल, है ना, सवाल वगैरह करते हुए, इसलिए मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बता दिया। और क्या बताया? ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल के बारे में बता दिया। ठीक है। अब देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। तो पहले तो क्यू ट्राइंगल लॉ काफी नहीं है। ठीक है। वाई इज ट्राइंगल लॉ नॉट इनफ? अब ट्राइंगल लॉ गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ केस में वो गलत पड़ जाता है, बट बस ऐसी बात है कि वो काफी नहीं है। जैसे मैंने पिछली क्लास में तुम्हें सवाल दिया था, तब मैंने ट्राइंगल लॉ से ऐसे दो वेक्टर्स शायद तुम्हें ऐड करने को बोला था, ऐसे दो वेक्टर्स ऐड करने को बोला था। तो हमने क्या किया था? हमने मस्त इनको ज्वाइन किया, और क्या हुआ? अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। फिर हमने बोला अवेलेबल टेल से अवेलेबल हेड, ये आखिरी वाला साइड हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया 4√2, ये आ गया 45 डिग्रीज। और हमें लगा यार कि मजा आ गया यार, ट्राइंगल लॉ बहुत आसान है, हर बार अभी यूज कर सकते हैं। पर शायद, है ना, ये हमने ध्यान शायद इतना ध्यान नहीं गया कि यार ये जो मैं सवाल बार बार दे रहा था वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स का सवाल दे रहा था। अगर मैं सवाल ऐसा कुछ देता, थोड़ा सा अलग सा सवाल अगर मान लो मैं देता, जिसमें अम, जैसे आज हमने देखा है, मान लो एक है 4, ठीक है, और एक है ऐसा 5, ठीक है, और ये 5 बना रहा है एंगल 37 डिग्रीज का हॉरिजॉन्टल के साथ। तो 4 तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, और 5 हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्रीज बना रहा है, और ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये ऐड कर लो। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ट्राइंगल लॉ क्यों काफी, मतलब क्यों इनफ नहीं है? जब तुम इसको वैसे ऐड करने जाओगे ट्राइंगल लॉ से, तुम बना तो लोगे कि अच्छा ऐसा ट्राइंगल बना तो लोगे, बट फिर इस, और तुम्हें फिर इससे ये भी समझ में आएगा कि अपना रिजल्टेंट दिखता है ऐसा। ठीक है, अपना रिजल्टेंट दिखता है ऐसा, ये भी समझ में आएगा। बट इसमें तुम्हें ये फिर डाउट आएगा कि अरे आ, इससे अब समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट ऐसा है, ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। रिजल्टेंट है कितना, ये एंगल है कितना, बहुत अजीब है। ये एक अजीब सा स्केलिन ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है ये एंगल। ये वाला एंगल भी काफी अजीब सा हो गया, 153 डिग्रीज, है ना। और ये वाला एंगल तो और भी अजीब, मतलब ये 4 और 5 अलग अलग साइड्स है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं। ठीक है। तो ये स्केलियन ट्रायंगल है, ये एंगल्स भी अजीब से है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के हो सकता है ये एंगल आ जाए, बट है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अब इसलिए, है ना, ट्रायंगल लॉ भले ही सही है, गलत नहीं है, बस तुम इससे रिजल्ट निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्निक है, ठीक है, और वो हम टेक्निक तुम्हें समझा देंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक तो ये बता दिया क्यों करना पड़ेगा, ऐसे अजीब अजीब एंगल अगर आएंगे बीच में, है ना, तो क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके वेक्टर एडिशन हो पाएगा, वो हम समझ लेते हैं। तो अब आते हैं रेजोल्यूशन के कंसेप्ट पे, है ना, क्या होता है रेजोल्यूशन, है ना। ये वैसे तो काफी भारी शब्द लग रहा है, बट अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या होता है रेजोल्यूशन। ठीक है। सो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर
इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, इंटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। तो पहली बात यह है कि मान लो मेरे पास ऐसा एक वेक्टर है, इसको नाम में दे रहा हूं ए बार। ठीक है? अच्छा, एक चीज ये भी है, ये ध्यान दो कि जब मैं वेक्टर को ऐड कर रहा था ना, मुझे ये ऐड करने में बहुत ये ऐड करना बहुत इजी लगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे। ये ध्यान दो, वेक्टर जब हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल होगा ना, इनको ऐड करना बहुत आसान होता है। ठीक है, ऐड करने में दिक्कत कब आता है, जब वेक्टर ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होने की जगह, है ना, एक हॉरिजॉन्टल है एक स्लांटिंग है, वो ऐड करने में दिक्कत आ रहा था। अगर सारे वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगे तो ऐड करना आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये जो अपना वेक्टर है, ऐसा वेक्टर, ठीक है, क्या तुम सोच सकते हो कि ये वेक्टर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है? क्या तुम ये सोच सकते हो? अभी तुमने सब बचपन में गेम, कंप्यूटर गेम खेला होगा। अब कंप्यूटर गेम में तुम्हारे जो कीज होते हैं, कीज तो ऐसे ही होता है, अप, है ना, अप होता है, फिर लेफ्ट होता है, ठीक है, फिर डाउन होता है, और अपना राइट होता है। यही होता है कंप्यूटर कीज। ठीक है, सबने गेम खेला है। पर कुछ कुछ ऐसे गेम्स है जहाँ पे तुम्हें कभी ऐसा जंप करना पड़े या इस डायरेक्शन में दौड़ना पड़े, है ना, तब तुम क्या करते हो? इस डायरेक्शन में दौड़ते वक्त तुम क्या करोगे? इस डायरेक्शन में जंप करने के लिए तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ अप और राइट और लेफ्ट और डाउन है। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, किसी को मैथ्स फिजिक्स जानने का जरूरत नहीं है कि ये डायरेक्शन जो है अपना, वो एक अपवर्ड और राइटवर्ड मोशन का कॉम्बिनेशन है। अगर तुम्हें ऐसा जंप करना है, तुम कौन से दो कीज को प्रेस करोगे? तुम इसको और इसको प्रेस करोगे। ये सबको नोशन है या नहीं, ये आइडिया सबको है या नहीं कि मुझे ऐसा जंप करने के लिए राइट और अप दोनों प्रेस करना पड़ेगा, राइट और अप मिलके ऐसा हो जाएगा। है नोशन सबको, ये आइडिया है सबको? अगर है तो तुम्हें वैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है, क्योंकि यही हम करेंगे। इसको, ऐसा वेक्टर को हम ऐसा इन दोनों के टर्म्स में लिखेंगे, है ना। अभी इसमें भी कुछ लोग को ऐसा आइडिया होगा कि अभी कंप्यूटर में पता नहीं कितना तुम प्रेस कर सकते हो, बट अगर तुम्हें ऐसा जाना है तो तुम ये ज्यादा प्रेस करोगे, ये कम प्रेस करोगे, है ना। अगर पॉसिबिलिटी होता कि अलग स्ट्रेंथ से प्रेस करना, अगर ऐसा जाना था तो इसको ज्यादा प्रेस करोगे, इसको कम प्रेस करोगे, और अगर ऐसा जाना था तो इसको ज्यादा प्रेस करोगे, इसको कम प्रेस करोगे, है ना। तो ये भी नोशन है कि अप और राइट का कॉम्बिनेशन ये देता है, अगर अप ज्यादा हुआ तो और राइट कम हुआ तो हम ऐसा जाएंगे, राइट ज्यादा हुआ अप कम हुआ तो ऐसा जाएंगे। ये भी हमें नोशन, नोशन मतलब आइडिया, नोशन मतलब आइडिया, ये भी हमें नोशन है। ठीक है, अच्छा, मैं बस देख रहा हूँ कि मेरा हाथ कितना आ रहा था स्क्रीन पे, बट एक बार फिर से, अप और राइट का कॉम्बिनेशन, शायद मेरा हाथ स्क्रीन के बाहर था, सॉरी, अप और राइट का कॉम्बिनेशन ये वाला डायरेक्शन हमें देगा। ठीक है, ये अपना आइडिया है, अप और राइट का कॉम्बिनेशन ये वाला डायरेक्शन मुझे देगा। अब देखो, तो इस वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इस वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? मैं एक तो बोलूंगा कि, एक तो देखो, मैं एक राइट वाला वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक अप वाला वेक्टर भी ड्रॉ करूंगा। ये एक राइट वाला बना दिया और ये एक अप वाला भी बना दिया। राइट वाले वेक्टर को मैं लेबल कर रहा हूँ एक्स बार, ठीक है, और अप वाले वेक्टर को मैं लेबल कर रहा हूँ वाई बार। ठीक है, अच्छा, पहली बात ये है, और मान लो हमें, है ना, ए बार पता है, तो ए बार पता होगा तो ए बार का मैग्नीट्यूड भी पता होगा। ए बार का मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है, और ए बार का एंगल है थीटा। तो मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है।
अब पहले एक चीज ध्यान से देखो कि साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हो जाएगा y बाय ए, साइन थीटा हो जाएगा y बाय ए, और अपना cos थीटा हो जाएगा x बाय ए। cos होता है adjacent अपॉन हाइपोटेनस, adjacent मतलब बगल, ठीक है। cos थीटा हो जाएगा बगल वाला अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें इसको रीअरेंज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a को उधर ले लो, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, y का वैल्यू मिल गया a साइन थीटा, और x का वैल्यू मिल गया a cos थीटा। तो y मिल गया a साइन थीटा, x मिल गया a cos थीटा। y a साइन थीटा, x a cos थीटा। तो अभी देखो, फिर इससे वापस अगर मैं ये डायग्राम बना लूंगा, ये मेरा वेक्टर है a बार और ये मेरा एंगल है थीटा। इनको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपना एंगल है थीटा। अब मुझे पता है कि ये जो x बार जो है, x बार का मैग्नीट्यूड है a cos थीटा, x बार का मैग्नीट्यूड है a cos थीटा, ठीक है। यहां से उठा रहा हूं। और a y बार का मैग्नीट्यूड है a sin थीटा, ठीक है। अब ब्यूटी देख लो, अच्छा आसानी से, बहुत आसानी से लेबल कर लिया, ठीक है। कैसे लेबल कर लिया, जो थीटा के बगल में है ना, थीटा के बगल वाला हमेशा कॉस होगा, थीटा का बगल वाला हमेशा हाइपोटेनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। थीटा के बगल वाले में, और थीटा के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस साइन होगा। कॉस और साइन का फॉर्मूला ही ऐसा होता है, साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट वाला हो जाएगा हाइपोटेनस साइन थीटा, ठीक है। ऑपोजिट वाला वापस मेरा हाथ स्क्रीन के पास जा रहा है, ऑपोजिट साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट वाला होगा हाइपोटेनस साइन थीटा, एंड कॉस होता है adjacent अपॉन हाइपोटेनस, तो adjacent ऑटोमेटिकली होगा हाइपोटेनस कॉस थीटा, हाइपोटेनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अब इस केस में ये ध्यान दो कि अभी इधर ट्रायंगल लॉ हम लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं कैसे, ये ध्यान दो। क्या ये तुम्हें दिख रहा है कि ट्रायंगल लॉ से ए बार वेक्टर इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, और ये हमें पहले से ऐसा लग रहा है कि ये वेक्टर कोई तो राइट और अप वेक्टर का कॉम्बिनेशन है। अब कितना राइट और अप का कॉम्बिनेशन है ये भी अच्छे से दिख रहा है ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से पता चलेगा। देखो ये हेड टू टेल जॉइंट है, तो ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा हो गया ए बार। तो ट्रायंगल लॉ से हमें दिख जाएगा कि अपना जो ए बार जो है, ए बार हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ए बार हो जाएगा ए कॉस थीटा ऐसा प्लस ए साइन थीटा ऐसा, ए कॉस थीटा ऐसा प्लस ए साइन थीटा ऐसा, ठीक है। तो हमने ए बार को हमने क्या कर दिया, ए बार को हमने दो टुकड़े में बांट दिया। ये जो शब्द होता है ना कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब टुकड़ा, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, पार्ट। तो ए बार को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। कौन से पार्ट्स, एक राइट वाला पार्ट और एक अप वाला पार्ट, ठीक है। और उनका कितना मैग्नीट्यूड है, कैसे निकाला, वापस थीटा के बगल वाले को मिल जाएगा हाइपोटेनस कॉस थीटा, थीटा के ऑपोजिट वाले को मिल जाएगा हाइपोटेनस साइन थीटा। तो वैसा हमने बना लिया, ठीक है। तो ऐसा हम वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। अब इसका ब्यूटी देखो, इससे है ना सवाल सॉल्व कैसे होगा वो देख लो। तो जैसे मुझे इधर क्या दिया था ऐड करने को, ये देखो मुझे ये दिया गया था, इसको इसके साथ ऐड करना है। अब ये पहले से हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको मैं कैसे तो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांटूंगा, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में बांट दूंगा। तो देख लो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो अपना ये जो वेक्टर है, फिर से एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये अपना जो वेक्टर है 5 और ये 37 डिग्रीज है, ठीक है। इसको अभी बांटना है, तो पहले क्या करेंगे, कैसे बांटते हैं, पहले तुम ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो,
और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, फिर एरोज बनाओ। एरोज बनाना बहुत आसान है, तुम पहले ये डायरेक्शन के बारे में सोचो। सोचो ये डायरेक्शन, अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो कंप्यूटर के कौन से बटन को प्रेस करेंगे, अप प्रेस करेंगे या डाउन। जैसे ही तुम्हें मिल गया कि अप प्रेस करना है तो तुम ये वर्टिकल वालों को अपवर्ड लेबल कर लो। अच्छा, और ऐसे डायरेक्शन में जाने के लिए मैं राइट प्रेस करूंगा या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। जैसे ही पता चल गया कि ये वाला राइट तुम प्रेस करोगे तो तुम इस हॉरिजॉन्टल वाले को भी राइट की तरफ ऐसा लेबल कर लो। ठीक है, राइट की तरफ लेबल करो। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा एरो बना लिया, उसके बाद क्या है स्टोरी। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड्स कितना होगा तो वो कैसे लेबल करेंगे। तो देखो ध्यान से, 37 के बगल में होगा हाइपोटेनस कॉस ऑफ 37, और 37 के ऑपोजिट होगा हाइपोटेनस साइन ऑफ 37। ठीक है, और फिर तुम ये वैल्यूज को तुम्हें याद करना है, रटना है। साइन 37 कॉस 37 का वैल्यू कैसे याद करेंगे, 3/5 4/5 याद कर लो। ठीक है, और साइन छोटा एंगल, 37 छोटा एंगल है तो साइन छोटा एंगल का साइन छोटा होता है, तो साइन 37 हो जाएगा 3/5, और ये रिजल्ट आएगा 3। कॉस 37, कॉस ऑफ द छोटा एंगल बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो ठीक है, तो ये 3 और 4 ऐसा आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका देखो मतलब क्या है, ये मतलब समझो। बेसिकली बेसिकली अभी ऐसा हमने प्रूव कर लिया कि ये जो 5 जो है वो इस 3, सॉरी इस 4 और इस 3 का वेक्टर एडिशन है। ठीक है, 5 इस 4 और इस 3 का वेक्टर एडिशन है। मतलब ये जो 5 था अपना 37 डिग्री वाला, ये जो वेक्टर था वो इन दो वेक्टर्स का एडिशन है। किन दो वेक्टर्स का एडिशन है, एक राइट की तरफ 4 और एक ऊपर की तरफ 3, इनका कॉम्बिनेशन है। और तुम क्या कर सकते हो, कोई भी सवाल में इसके जगह इन दो को ले सकते हो। तो ये ऐसा एक वेक्टर के जगह ऐसे दो वेक्टर तुम ले सकते हो। और क्या है ना, ऐसे दो जब तुम वेक्टर लोगे, हॉरिजॉन्टल वेक्टर लोगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या था अपना सवाल, है ना, तो अपना सवाल ऐसा था कि मुझे इसको इसके साथ ऐड करना था। पर अभी अभी हमने जो प्रूव किया है उससे हम क्या करेंगे, उससे हमने 4 को रिजॉल्व करके प्रूव कर लिया, सॉरी 5 को रिजॉल्व करके प्रूव कर लिया। रिजॉल्व मतलब बांटना, इन दो कंपोनेंट यानी कि इन दो हिस्सों में बांटना को रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो 5 को इन दो हिस्सों में अगर बांटोगे, ठीक है, और हमने प्रूव कर लिया कि 5 कुल मिलके ये और ये इन दोनों का एडिशन है, तो 5 को इन दोनों के टर्म्स में हमने रिप्लेस किया, 5 हटा के ये दो डाल दिया। अब देखो यार कितना इजी है एडिशन, बहुत इजी है एडिशन। सारे हॉरिजॉन्टल वालों को एक साथ देख लो, जैसे ये और ये एक साथ देख लो, ये दोनों एक साथ बन जाएंगे, 4 और 4 8, ये 8 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 8 बन जाएगा, 4 और 4 मिलके 8 बन जाएगा, और ये 3 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या है ना, 5 को हमने रिजॉल्व कर लिया था 4 और 3 में, तो सभी अभी सभी के सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थे। हॉरिजॉन्टल वालों को एक साथ इकट्ठा करके ऐड किया, वर्टिकल वालों को भी अभी एक ही था, बट नहीं तो अगर और भी होंगे तो उनको एक साथ इकट्ठा करके ऐड कर लेंगे। फिर क्या है, अब ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो, परपेंडिकुलर वाले के लिए ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो। तो अब हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। अब ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए मैं 8 और 3 को हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा। हेड टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो आखिरी वाला साइड रह गया, कौन सा रह गया, अवेलेबल टेल से अवेलेबल हेड, ये आ गया अपना आखिरी वाला साइड, ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट।
अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो वैसा रफ वर्क में कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। तो 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 64 + 9 हो जाएगा 73, तो रूट 73 ये है अपना मैग्नीट्यूड, और कुछ करना नहीं है उसके साथ, वैसे ही रखना है, ठीक है। रूट 73 ही रखना है, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल हमें कुछ ऐसा नोन ट्राइंगल नहीं है ना, कि इसका एंगल याद रहना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, देखेंगे यार इस एंगल का क्या है, टैन क्या है। थीटा को अगर टैन के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, टैन थीटा देख लो कितना है, टैन थीटा है 3/8, 3/8, टैन थीटा है 3/8, तो थीटा कितना है, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स, टैन इनवर्स 3/8, टैन इनवर्स 3/8, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स 3/8, ठीक है। तो अभी आ गया अपना रिजल्ट, इनका एडिशन क्या है, इनका एडिशन देता है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है रूट 73 और जिसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ tan इनवर्स 3/8। और इसमें कुछ बच्चे पूछते हैं कभी कभी, सर tan इनवर्स ही क्यों, साइन इनवर्स के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते थे, कॉस इनवर्स के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते थे। बात बिल्कुल सही है, कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो, उल्टा तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस रहेगा, तो ऑप्शंस देके तुम्हें समझ में आएगा किस फॉर्म में लिखना है। ऑप्शन सारे हो सकता है साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखे, तो तुम साइन थीटा कितना है वो देखोगे, जैसे इसमें साइन थीटा है, ठीक है, जैसे इसमें अगर ऑप्शंस में साइन इनवर्स दिख रहा था, तो तुम क्या करते थे, तुम बोलते थे अच्छा साइन थीटा है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा हो जाएगा 3/√73, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर लिख लेता हूँ, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/√73। तो ऑप्शंस अगर साइन इनवर्स के टर्म्स में दिख रहा है तो साइन थीटा निकाल के थीटा निकाल दो, कॉस इनवर्स के टर्म्स में दिख रहा है तो कॉस थीटा निकाल के थीटा निकाल, टैन थीटा के टर्म्स में दिख रहा है तो टैन इनवर्स के टर्म्स में दिख रहा है तो टैन थीटा निकाल के थीटा निकाल, ठीक है। सभी आंसर सही है, तुम्हें बस सही ऑप्शन के साथ मैच करना है, ओके। अच्छा, तो ये ऐसा है, ऐसा हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। एक आखिरी चीज और वो हो जाएगा कि हम कई बार वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म के बारे में एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो पहले तो है अम, उस है ना, पहले एक चीज उसके पहले समझाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या चीज है, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है, ठीक है, इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ठीक है, इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, कोई जस्ट 1, ऐसा 1 न्यूटन नहीं होगा, 1 मीटर नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, तो इट्स अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। इसका सिंबल जो होता है, ठीक है, सिंबल ऐसा होता है, सिंबल होता है अल्फाबेट के ऊपर एक कैप, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे है, ए कैप, ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, बट सिंबल होता है इतना, ठीक है। तो अल्फाबेट और कैप, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल बताया तो जैसे अभी ये अपना बी बार है ना, बी बार है मान लो 5 न्यूटन, तो यूनिट वेक्टर अगर मुझे यूनिट वेक्टर ऐसा होगा 1 कोई डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, सिर्फ 1,
देखो ये सादा वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, तो यूनिट वेक्टर ऐसा दिखेगा, 1 और डायरेक्शन। ठीक है, 1 और डायरेक्शन, 1 न्यूटन भी नहीं होगा, सिर्फ 1 और डायरेक्शन दिखेगा, सिर्फ 1 और डायरेक्शन दिखेगा। और इसमें अगर मुझे जैसे ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन में किसके पैरेलल ले रहा हूँ, बी बार के पैरेलल ले रहा हूँ, तो अगर तुम्हें बी बार के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो उसका सिंबल ऐसा होता है, बी कैप। तो अगर किसी को बी बार पता है और उससे तुम बी कैप के बारे में चर्चा करोगे ना, तो बी कैप क्या होगा, बी बार के पैरेलल एक का वेक्टर, एक यूनिट का वेक्टर। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, तो ए बार, अगर ए बार है 3 मीटर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फिर अगर मैं मुझे ए कैप के बारे में बात करना है, तो ए कैप हो जाएगा ए बार के ही दिशा के अलोंग 1 यूनिट का वेक्टर। ठीक है, ध्यान दो इसमें वो मीटर नहीं रहना चाहिए, मीटर भी नहीं रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा ए बार के जैसा। ठीक है, और इसको यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तुम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, तुम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। तो वेक्टर था 5 न्यूटन राइट की तरफ, और वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लोगे, मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन कट के क्या रह जाएगा, 5 न्यूटन 5 न्यूटन कट के इधर 1 रह जाएगा, बन गया बी कैप, है ना। तो ये है अपना फॉर्मूला, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। यहाँ पे भी मतलब वही दिखेगा, ए कैप को, ए कैप चाहिए तो कैसे करेंगे, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 मीटर्स ऊपर की तरफ को 3 मीटर्स से डिवाइड कर, ध्यान दो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ 3 नहीं, पहले भी फर्स्ट क्लास में बताया था, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और यूनिट दोनों। तो 3 से डिवाइड नहीं करना है, 3 मीटर से डिवाइड करना है, 3 मीटर से डिवाइड करने में 3 भी कट जाएगा, मीटर भी कट जाएगा, और रह जाएगा 1 ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है, अगर तुम्हारे पास अपना एक्स वाई जेड एक्सिस बन गया ना, तो जैसे अ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, थोड़ा ऐसा बना लेता हूँ, सॉरी, ठीक है ऐसा बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस, एक्स, और ये है वाई, ठीक है, और ये है जेड जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, जेड तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये 3D है, जेड प्लेन के बाहर आ रहा है, एक्स वाई जेड। तो क्या क्या करोगे स्पेशल यूनिट वेक्टर्स के लिए, अगर तुम्हारे पास ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका नाम होता है आई कैप। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं, आई और डॉट, आई का जो डॉट होता है उसकी जगह बस कैप डाल दिया, तो ये है आई कैप। आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, वैसे ही एक्स के बाद वाई आता है और आई के बाद जे आता है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई इज जे कैप, दोबारा जे के डॉट की जगह बस कैप डालेंगे। एंड फिर वाई के बाद जेड आता है और जे के बाद के आता है, तो फिर से एक यूनिट वेक्टर जेड के अलोंग, उसको नाम फिक्स नाम दिया जाता है और वो है के कैप, तो यूनिट वेक्टर जेड के अलोंग हो जाएगा के कैप। ठीक है, और इन्हीं के ऑपोजिट जो वेक्टर्स होंगे ना, तो एक्स एक्सिस के ऑपोजिट वाला जो वेक्टर होगा उसको बोलते हैं माइनस आई कैप, वाई के ऑपोजिट जो वेक्टर होगा उसको बोलते हैं माइनस जे कैप, है ना, बिकॉज माइनस साइन उल्टा डायरेक्शन वाला वेक्टर दे देगा। और जेड के ऑपोजिट जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं माइनस के कैप। तो ये बन गए तुम्हारे स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और इनका फायदा क्या है, अगर मुझे अभी इसके आगे कभी
ऐसा वेक्टर को डिस्क्राइब करना है 5 न्यूटन राइट की तरफ, अगर ऐसा वेक्टर डिस्क्राइब करना है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, 5 न्यूटन इंटू 1 टूवर्ड्स द राइट, ऐसा लिख सकता हूँ। और 1 टूवर्ड्स द राइट अपना एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 क्या हो जाएगा, आई कैप। तो इसको मैं 5 न्यूटन आई कैप लिख सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा वेक्टर डिस्क्राइब करना है जो है 4 मीटर ऊपर की तरफ, तो मैं उसको 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 1 का यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ लिख सकता हूँ, है ना। एंड 1 का वेक्टर ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, अब ऊपर वाला डायरेक्शन हमने वाई एक्सिस ले लिया, तो 1 का वेक्टर ऊपर की तरफ जे जे कैप हो गया, तो उसका ऐसा मैं जे कैप लिख सकता हूँ। ठीक है। और कई बार वेक्टर्स को रिजॉल्व करते वक्त हम उनको ऐसा रिजॉल्व करते हैं, तो जैसे एक इसको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसा पिछला जो केस था जिसमें हम इनको ऐड कर रहे थे, ये 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा नया एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नया एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल है मेरा 10√2, ठीक है, और ये एंगल है 45 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है 15, ठीक है, और ये एंगल है 53 डिग्रीज। इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक तो तुम वैसे आई कैप जे कैप तुम्हें ऐसा उसके टर्म्स में लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले किया था, तुम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, बट हम इनको आई कैप जे कैप के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पहली बात क्या है ना, जब हम वेक्टर को ऐसा लिखते हैं, जैसे इस वेक्टर को, पहला वेक्टर जो है, इसको जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये फॉर्म को बोलते हैं पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म में क्या होगा, पोलार फॉर्म में हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड लिखते हैं और एंगल देते हैं, मैग्नीट्यूड एंड एंगल, कोई लाइन के साथ एंगल। तो जब मैग्नीट्यूड और कोई लाइन के साथ एंगल अगर डिस्क्राइब करोगे ना, तो उसको बोलते हैं पोलार फॉर्म। और अब तक हम सारे एग्जांपल्स में पोलार फॉर्म में वेक्टर्स दे रहे थे, बट अभी इसी को अगर तुम कंपोनेंट्स में बांटोगे, जैसे अभी मैं जल्दी करूंगा, देखो क्या करूंगा मैं जानता हूं कि ये डायरेक्शन एक राइट वाला डायरेक्शन और ऊपर वाले डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना के मैं फिर पूछूंगा, अच्छा ये राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, तो ऐसा डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो इधर एक एरो बना लूंगा। फिर ऐसा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आंसर आएगा, तो मैं ऊपर की तरफ ऐसा एरो बना लूंगा, चेक करूंगा कि ये हेड टू टेल जॉइंट है, यहाँ पे राइट एंगल बन गया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 45 के बगल में जो है वो हो जाएगा हाइपोटेनस कॉस 45 डिग्रीज। अच्छा, कॉस 45 डिग्रीज होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 10, तो ये वाला हो जाएगा 10। और 45 के जो ऑपोजिट है उसको बोलूंगा हाइपोटेनस, ऑपोजिट मतलब साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस साइन 45 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10√2 साइन 45, 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने पहले वेक्टर को दो कंपोनेंट में बांट दिया। अगला वेक्टर जो है, अगला वेक्टर को मुझे ऐड करना है, तो इधर प्लस साइन डाल रहा हूँ। अच्छा, अगला वेक्टर को फिर से कंपोनेंट में बांटेंगे, ठीक है। तो वापस मैं क्या करूंगा, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूंगा, जैसे यहाँ पे बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल बनने के बाद मैं खुद को पूछूंगा कि यार ये जो डायरेक्शन है, ऐसा वाला डायरेक्शन, ऐसा वाला डायरेक्शन में, है ना, हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे वाले डायरेक्शन में, तो तुम्हें आंसर आ जाएगा कि ऐसे डायरेक्शन में हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये वाला जो वेक्टर है इसका एरो मैं लेफ्ट की तरफ बनाऊंगा। और फिर ऐसे वाले डायरेक्शन में हम ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, उसका भी जवाब आ जाएगा कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे।
और फिर बाकी तो यार अगेन 53 के बगल वाला हो जाएगा 15 कॉस 53 डिग्रीज। कॉस 53, ध्यान दो कॉस बड़ा एंगल का कॉस छोटा फ्रैक्शन होगा, तो छोटा वाला कौन सा था 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 एंड 15 × 3/5 हो जाएगा 9 है ना, 5 और 15 कट के 3 × 3 9, ठीक है। और वैसा ही ये वाला ऑपोजिट वाला हो जाएगा sin 53, तो उसके लिए आ जाएगा 15 sin 53, sin 53 होता है 4/5, तो ये वाला हो जाएगा 12, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 12, ये है 12, ठीक है। तो हमने इनको कंपोनेंट्स में बांट दिया। अब क्या कर सकते हैं ना, वैसे तो ऐसे ही ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा ऐड कर लेते हैं, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, आई जे लिखता नहीं हूँ, मैं कर लेता हूँ, अच्छा ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, और ये 9 है, और ये कितना है 12 है, ठीक है। 10 और 9 कट के एक दे देंगे हॉरिजॉन्टल, 10 और 12 मिलके दे देंगे 22, 22, ठीक है। तो मैं कई कई बार ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। बट अभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अब ये जो आ गया ना 10 10 12 और 9, 10 10 12 और 9, कुछ लोग इसको अब आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखते वक्त वो पहले क्या करेंगे, पहले एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करेंगे, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है कि एक्स हमेशा राइट होता है, वाई हमेशा ऊपर होता है, तो एक्सिस डिफाइन कर लो, ठीक है, हर बार डिफाइन करो। तो इस बार मैं ले रहा हूँ एक्स को लेफ्ट और वाई ऊपर, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाला वेक्टर जो है इसका नाम हो जाएगा 10 i कैप, क्योंकि एक्स के लॉन्ग है, और ये वाला वेक्टर का नाम हो जाएगा 10 j कैप, ठीक है। फिर ये वाला वेक्टर का नाम हो जाएगा 9, और ये पीछे की तरफ है तो -i कैप, तो माइनस को इधर डाल सकता हूँ, -9 i कैप, और ये वाला हो जाएगा 12 अलोंग वाई, तो ये हो जाएगा 12 j कैप। तो ये जो फॉर्म हो गया ना, हमने अभी अब वेक्टर को पूरा अभी ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है। मुझे अगर पहले वेक्टर के बारे में बात करना है, तो पहला वेक्टर ये और इसका, ये 10 और ये 10 का एडिशन था ना, ये 10 था 10 i कैप, ये 10 था 10 j कैप, तो पहला वेक्टर को बस 10 i कैप प्लस 10 j कैप ऐसा लिख सकता हूँ। अगले वेक्टर को बस -9 i कैप प्लस 12 j कैप ऐसे लिख सकता हूँ, +12 j कैप, ठीक है। तो तुम वेक्टर्स को अभी ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसमें क्या हो गया ना, ये पूरा वेक्टर कन्वे हो गया, 10 i कैप 10 j कैप, वो पूरा वेक्टर कन्वे हो गया, ठीक है। तो इससे जब वेक्टर को ऐसे लिखते हैं बिना मैग्नीट्यूड एंड एंगल वगैरह देके, सिर्फ आई जे के फॉर्म में जब लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। जब वेक्टर को ऐसा लिखोगे आई जे के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म, क्योंकि तुम एक्स वाई कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये दो फॉर्म हो गया, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, इनको ऐड करना था, तो इनको ऐड करना था, कर लेते हैं ऐड। अभी इसमें ऐड करते वक्त आई कैप एक साथ ले लो, आई कैप एक साथ लोगे तो 10 i कैप -9 i कैप आ जाएगा, और जे कैप को एक साथ लोगे तो 10 j कैप प्लस 12 j कैप आ जाएगा। तो अगले पेज में तुम्हें ये दिखा देता हूँ, आ रहा है 10 i कैप -9 i कैप को एक साथ ले लिया, और 10 j कैप प्लस 12 j कैप को एक साथ ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, देखो ये हो जाएगा 1 i कैप, 10 - 9 1 i कैप, ठीक है, 10 + 12 22 j कैप, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। बट ये बस आंसर है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है, ये आंसर है कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अभी कई बार ऐसा होता है कि वो आंसर चाहते हैं बट आंसर का मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो इससे हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इससे हम एंगल कैसे निकालें, अगर कोई पूछ रहा है मैग्नीट्यूड एंड एंगल कैसे निकालें,
तो कैसे निकालेंगे, इसको ड्रॉ कर लो। तो पहले 1 आई कैप को ड्रॉ कर लो, बहुत आसान है। और फिर 22 जे कैप को ड्रॉ कर लो, और इनको ऐड करना है तो इनको हेड टू टेल ज्वाइन करके ड्रॉ कर लो। तो ये बन गया अपना 22। ठीक ठीक है, इन दोनों को ड्रॉ कर लिया, हेड टू टेल ज्वाइन किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब अवेलेबल टेल से अवेलेबल है ऐड करना है ना, ऐड करके जो मिल रहा है वो अपना आंसर है। तो इनको ऐड करोगे, अवेलेबल टेल तो फिर कहाँ पे है, 1 के टेल पे है, खाली टेल यहाँ पे है, खाली हेड वहां पे है। ये आ जाएगा अपना आंसर, ये आ जाएगा अपना रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √22 प्लस 1 स्क्वायर। 22 शायद 484 होता है, तो √484 प्लस 1, ठीक है, तो हो जाएगा √485। ठीक है, √485। और एंगल भी हो जाएगा, है ना, कैसे एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज 22/1, तो एंगल को बोलेंगे tan इनवर्स 22/1, सिर्फ 22 भी लिख सकते हो, tan इनवर्स 22। ठीक है, तो एंगल इतना आ गया, और हॉरिजॉन्टल के साथ, और मैग्नीट्यूड आ गया √485। तो ऐसा हम मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर तुम्हें कोई वेक्टर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में किसी ने दिया है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको इनको ज्वाइन कर लोगे, एक्स आई कैप ड्रॉ कर लिया, वाई जे कैप ड्रॉ कर लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एंगल, ठीक है, एंगल हो जाएगा, कलर चूज कर रहा हूँ, एंगल हो जाएगा tan थीटा बोल सकते हो, एक्स वाई बाई एक्स है। ठीक है, तो एंगल हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। मतलब ऐसा, ये एंगल वाला रटने का जरूरत नहीं है, एंगल वाला तुम ड्रॉ करके देख सकते हो, किस हो सकता है ऑप्शंस कोई और फॉर्म में हो वगैरह ना, तो एंगल वाला ड्रॉ करके देख लो, बट ये वाला मेमोराइज कर लो, मैग्नीट्यूड इज x² प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला याद कर लो। इनफैक्ट उसी का एक्सटेंशन अगर है ना वेक्टर 3 डायमेंशन में हो, तो वाला आंसर याद कर लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप, और अगर जेड के कैप भी होगा ना, तो ये रिजल्ट याद कर लो कि ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। तो अगर ये अपना ए बार है, ठीक है, ये अगर अपना ए बार है, तो मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है ए बार के सामने मॉड डाल दो, या मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है बार हटा दो। ठीक है, बार हटा दो। और अगर मुझे सिर्फ यूनिट वेक्टर के बारे में बात करना है, तो यूनिट वेक्टर का ध्यान दो, क्या फॉर्मूला था, हमने अभी भी आज ही देखा। अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो देखो, हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सवाल आ सकता है, यूनिट वेक्टर निकाल दो, वेक्टर पता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर निकाल दो, तो क्या करोगे, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, मतलब वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको किससे डिवाइड करना है, √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z², इससे डिवाइड करना है। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। अच्छा, चलो ये लास्ट यहाँ पे यहीं पे एंड करने वाले हैं। एक लास्ट इसी पे एग्जाम्पल ट्राई कर लो। जैसे कि, तो लेट्स से ए बार अपना है 3 i कैप -6 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, तो पहले तो ए बार का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है,
और ए कैप कितना होगा, ये अपना सवाल है। तुम या तो वीडियो अभी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ए बार का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कैप कितना होगा। ठीक है, पॉज कर लो। अच्छा, तो ए बार का मैग्नीट्यूड, ध्यान दो कि यार ये सिंबल और ये सिंबल एक ही है। ठीक है, इनफैक्ट जब वो बार हटेगा ये और ट्रिकी होता है, इसमें लोग को वो हल्का सा फर्क दिखता नहीं है, कभी कभी तो ध्यान नहीं जाता है कि यार इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ना इस पे ध्यान डालना सीखो। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तुम माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एनीवेज चलो डाल भी दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस साइन स्क्वायर में हट जाएगा। और इस बार z भी है तो हम वो भी ले लेंगे, तो ऐसा लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम x के साथ, y के साथ और z के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा 3D पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 16, तो इनको ऐड करके देखो, 9 प्लस 36 हो जाएगा 40, सॉरी 9 प्लस 36 हो जाएगा 45, एंड 45 प्लस 16 हो जाएगा 55, 61, 61। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 61, ये आ गया अपना मैग्नीट्यूड, रूट 61। ठीक है, मैग्नीट्यूड आने के बाद एक बार फिर से 20, हाँ रूट 61। फिर मैग्नीट्यूड आने के बाद यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, बस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। मतलब वेक्टर क्या था, ये चीज कॉपी पेस्ट कर लो, उसको रूट 61 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। तो तुम या तो ये जो रूट 61 है, या तो सबके नीचे ऐसा भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, या एक एक करके इंडिविजुअली इनके भी नीचे लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमने इनफैक्ट काफी डिटेल में हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट सीखा। उसके साथ साथ हमने 3 4 5 वाले ट्राइंगल और उसके एंगल्स के बारे में सीखा, और उसके साथ साथ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा सीख लिया। तो मतलब जितना चाहिए उतना सीख लिया, बाद में तो ये मैथ्स में जो बच्चे जेई करेंगे वो मैथ्स में भी सीखेंगे, बट नीट के बच्चों के लिए उतना, मतलब जितना मैंने बताया उतना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें चाहिए। ठीक है, तो ये है आज के लिए। एक चीज बता देता हूँ, तुम इसमें से कितना है ना, क्या होमवर्क अटेम्प्ट कर सकते हो वो एक बार बता देता हूँ। तो जो HCV है, HCV का 2 to 5 एंड क्वेश्चन 12, बढ़िया। ठीक है, तो ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ HCV से, 2 to 5 क्वेश्चन नंबर 12, 2 to 5 क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने, ठीक है, याद होमवर्क क्या है, HCV, फिर से हम कहाँ पे हैं, चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, HCV चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स लिख रहा हूँ शॉर्ट में। इसके एक्सरसाइज का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5। ठीक है, 2 to क्वेश्चन 5, मतलब सभी 2 3 4 5 ये सभी कर लो, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 5 तक, और क्वेश्चन 12। ठीक है, ये ट्राई कर लो, और प्लीज अपने मैंने जो सॉल्यूशंस भी बनाया है उसको भी देख लो। ठीक है, तो फुल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, सब आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से नंबर्स चेक कर रहा हूँ, 2 से 5 और 12, 2 से 5 और 12, परफेक्ट, 2 से 5। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थोड़ा लंबा लेक्चर था बट इम्पोर्टेंट सा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, और अगले टाइम मिलते हैं, बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.